अनिल सिन्हा जी आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमस्कार। दिनेश के। स्वागत है आपका। दोस्तों, राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा हुई है, उसकी जो कंपन है, दूर दूर तक जा रहे हैं। विशेष रूप से कल तो प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर से मैसूर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करते हुए भी बिना नाम लिए ये इल्जाम लगाया कि कुछ लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी को विदेशों में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कौन बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, इसके ऊपर तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन बहुत सारे वक्तव्य ऐसे हैं राहुल गांधी के जो शायद मुझे लगता है कि वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है और उनके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी शायद अपने वक्तव्य भूल चुके हैं कि वो विदेशी धरती पे जाकर क्या बात करते थे। दोस्तों, जब वो सियोल में गए थे, कोरिया में, तो तब उन्होंने एक खास बात कही थी। अब तो काफी वायरल है कि हम तो सोचते थे कि हमारा कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया। जहां जन्म लेते हैं उसी को वो एक तरह से कोस रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, कैसा देश है, कैसी सरकार है। और लोग कहते हैं कि छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, व्यापारी भी बाहर जाना चाहते हैं। और ना जाने कितनी बार विदेशों में और देश में कहा कि 70 सालों में कुछ नहीं किया। तो हमारे वो सारे पुरखे, वो सारे प्रधानमंत्री, उन सब का एक तरह से अपमान होता है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत में करने वाले सिर्फ यही है। और अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी इसलिए स्थगित हुई कि वहां भी इस किस्म के एक सरकारी वक्तव्य दिए गए कि एक व्यक्ति है जो नाम बदनाम कर रहा है। हल्ला गल्ला हुआ फिर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप लोकतंत्र के अंदर लोगों का गला घोट देंगे? क्या लोगों को इस पास जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका भी गला घोट देंगे? और इस बात को नहीं देखेंगे कि मोदी जी बाहर जाकर बार बार क्या बोलते हैं। या फिर ये है कि प्रधानमंत्री के ऊपर तो कोई टीका टिप्पणी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो देश से भी बड़े हो चुके हैं। इन हालातों में अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है तो सही कहा है। अगर माइक बंद नहीं भी होते हैं तो उनके सारे के सारे जो पोर्शंस हैं वो सारे एक्सपंज कर दिए जाते हैं। इवन खड़गे साहब के पोर्शंस जो हैं वो धनखड़ साहब ने एक्सपंज कर दिए। तो जो हो रहा है जमीन पर वो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और एक किस्म से सारी संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। जो भी संस्थाएं छोटा मोटा काम कर रही हैं वो एक किस्म से जी हुजूरी या क्या कहते हैं कि जिले इलाही कह के ही काम कर रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए क्या राहुल गांधी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं या मोदी जी स्वयं धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसके बाद लोकतंत्र का नाम लेते हैं और बार बार कहते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मुझे 2000 सालों में एक भी ऐसा लोकतंत्र रियासत नजर नहीं आती हिंदुस्तान में जहां पर कभी चुनाव होते हो। पता नहीं ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की जो परंपरा है, राई को पहाड़ दिखा के कि कोई पंचायत वगैरह में कहीं छोटा मोटा कहीं इलेक्शंस होते होंगे, उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जस्ट ए हाइप एंड नथिंग एल्स। भारत ने पिछले 2-2.5 हजार सालों में सिर्फ बादशाहत देखी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक मौजूद हैं। उनका परिचय मैं करवा देता हूं। नागपुर से विवेक देशपांडे जी, हिमाचल से दिनेश कंवर जी और दिल्ली से डॉक्टर अनिल जैन जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके पास आता हूं। जो हो रहा है वो आपके सामने है, लेकिन एक किस्म से लोकतंत्र को आप स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं और इल्जामात आप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुप है। तो शायद उसके मन में भी कुछ चल रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में मैं तारीफ करूंगा कि बिंदास है और बेखौफ होकर अपनी बात कह पा रहे हैं, जो विपक्ष के बाकी नेता शायद कहने में डर रहे हैं। विवेक जी। हाँ, दिनेश जी धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा है उससे पहले मैं
ये जो आपने पहले थोड़ा-सा रेफ़रेंस दिया मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में आपने कुछ कहा, मैं थोड़ा-सा उसको एक्सपांड करना चाहूँगा। बहुत से लोग ये समझते हैं और बहुत कन्विक्शन के साथ कहते हैं और उसमें गांधीयंस भी है और उसमें तरह-तरह के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि किसी वक़्त इस देश में एक डेमोक्रेसी थी, मतलब जिस पंचायत सिस्टम का आपने रेफ़रेंस दिया, उसी को लेकर शायद वो कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ तो बहुत पहले से थी और हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हम ज़रूरत नहीं है हमें वेस्ट से कुछ डेमोक्रेसी वगैरह सीखने की। ये बात कहते हुए मैंने गांधीयंस भी सुने हैं। अब मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस देश में हज़ारों सालों से जाति व्यवस्था हो, जहाँ पर ऊँच-नीच की बात हो, वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? आज भी हमारे देश देश में जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और अभी पिछले 2014 से तो उस डेमोक्रेसी का हाल हम देख ही रहे। लेकिन 2014 से पहले भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन उस डेमोक्रेसी में भी जब इस तरह की डिक्टेटरशिप जो हम आज देख रहे हैं तब नहीं थी। उस समय भी अ, ऊँच-नीच के जो भेदभाव है वो चलते हुए हमेशा ही हमारे देश में डेमोक्रेसी के दौर में भी सवर्णों का ही हमेशा वो स्थान ऊपरी रहा है। हमारे प्रेसिडेंट भले ही मुस्लिम बन जाए, दलित बन जाए, हमारे प्रेसिडेंट भले ही शेड्यूल ट्राइब आदिवासी बन जाए, लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट कभी हो सकते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री कभी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री कभी मुस्लिम हो सकते हैं, कभी क्रिश्चियन हो सकते हैं? सिख प्रधानमंत्री हमने देखे हैं, लेकिन हम सिखों को अपना ही, मतलब हमारे ज़हन में ये बैठ गया है कि सिख ये हिंदुओं से अलग नहीं है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो हम बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान सकते। तो जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो एक मिसनॉमर है। हम कभी भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थे, क्योंकि हम उसके लिए हमने आपको कभी अपने आप को कभी तैयार ही नहीं किया था। हम ऊँच-नीच में ही हमेशा उलझे रहे। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कभी किसी ज़माने में थी, ये बहुत ही एक गलत धारणा है। इसको प्रोपेगेट करने का कोई कारण नहीं है। ये सवर्णों की एक चाल के रूप में ही इसको हमेशा देखा जाएगा, भले ही वो इस तरह की बात चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे गांधीयंस की तरफ से हो। तो इस तरह की बात हमने नहीं करनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, कहीं भी मुझे जो भी उन्होंने कहा उसमें कहीं भी कोई भी बात आपत्तिजनक नहीं लगती है। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का जो आज का हाल है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने भारत देश के खिलाफ कोई बात नहीं की। डेमोक्रेसी की जो हालत इस देश में हो गई है और जिस तरह की हालत बना दी गई है 2014 के बाद जो कुछ भी उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर बहुत सारी बातें की जा रही है और जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, काऊ विजिलेंटिज्म से लेकर मतलब एक दलित लड़की पर रेप और मर्डर होता है उसका हाथरस में, और जिस तरह से पुलिस उसका शव जो है सवेरे 2 बजे उसके माता-पिता को न सौंपते हुए उसको खुद ही जला देते हैं। इस तरह की जो घटनाएँ हुई, रोहित वेमुला से लेकर, ऊना से लेकर रास्तों पर, सड़कों पर काऊ विजिलेंटिज़्म के नाम पर मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है। ये सारी घटनाएँ जो है और जिस तरह के वक्तव्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता करते आए हैं, हम तेजस्वी सूर्या से लेकर हमारे साहब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं, उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, अनुराग ठाकुर तक, सारे जो है, प्रवेश वर्मा, प्रवेश वर्मा जो है जी, और वो जो एक लखीमपुर खेरी में जो घटना हुई थी, वो घटना भी, उस घटना का भी मैं उस घटना की भी याद दिलाना चाहूँगा। जिस तरह की घटनाएँ तुम्हारे देश में हो रही है और उसके ऊपर तुम्हारे प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं हैं, तो फिर देश की छवि जो बिगाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो देश की छवि बिगड़ी है, वो किसके वजह से बिगड़ी है? राहुल गांधी ने सिर्फ सच्चाई बयान की और वो देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। क्या वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं? क्या हमारे देश के इतिहास के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं? कहीं भी नहीं, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मोदी सरकार और बीजेपी
और देश ये एक नहीं है। हालाँकि नैरेटिव इसी तरह का बनाया जा रहा है कि देश, राष्ट्र, राज्य, सरकार जो भी है, वो सारा कुछ जो है वो बीजेपी है। इस तरह का एक नैरेटिव, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और जिसके चलते इस बात को बहुत आँख मूंद कर भक्त लोग मान लेते हैं कि भई अगर कहीं मोदी जी के ऊपर टीका-टिप्पणी हो जाए कहीं भी, तो वो देश के ऊपर टीका-टिप्पणी है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है तो वो एंटी नेशनल कहा जाता है। तो ये इस नैरेटिव के पर्सपेक्टिव में ही वो राहुल गांधी की जो बयान है उसको वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि राहुल गांधी को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो देश में भले ही कुछ भी कहे, बाहर जाकर वो कुछ कहने से बचना चाहिए स्ट्रैटेजिकली। वो जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला है, कांग्रेस का मुकाबला है एक ऐसे प्रोपेगेंडा मशीनरी से जो झूठ को सच में कन्वर्ट करने में और लोगों के सिर में लोगों के दिलो-दिमाग पर उसको वो छा जाए इस तरह से पेश करने में जिनका एक्सपर्टाइज़ है। तो ऐसे प्रोपेगेंडा मशीनरी को हम खुद होकर उसको फीड ना दें, किसी भी तरह का फीड ना दें, इसकी इसके बारे में राहुल गांधी ने सतर्क रहने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जो कुछ भी कहना है देश के अंदर कहे। ये भी मैं कहूँगा कि जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, उससे जो एक अच्छा गुडविल बना है उनके बारे में, उसको कहीं भी धक्का पहुँचे इस तरह का कोई भी स्ट्रैटेजिकली गलत स्टेप वो ना ले। अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई उसके बाद उसी उसको बिल्ड ऑन करने के बजाय क्योंकि बहुत 1 डेढ़ महीने के बाद ही इलेक्शंस होने वाले थे, नॉर्थ ईस्ट में होने वाले थे। तो उसको छोड़कर उन इलेक्शंस को छोड़कर उन्होंने कैम्ब्रिज जाने का और वहाँ जाने का जो निर्णय लिया, वो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। भई आपको जो भी आपने बनाया है, एक गुडविल बनाया है और एक एक मोमेंटम उसमें आया है और मोबिलाइजेशन आपने किया है, उसको बिल्ड ऑन करने के बजाय आप उसको वहीं छोड़ देते हो और आप कहीं जाकर बीजेपी को एक कैनन फॉडर आपका बन जाए, इस तरह से आप कुछ मटेरियल दे देते हो। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही गलत है। तो ये राहुल गांधी ने इससे बचना चाहिए, अभी तक किया वो ठीक है। इसके बाद 24 24 घंटे और सातों दिन 24/7 पॉलिटिक्स आपको करना होगा, हार्ड पॉलिटिक्स करना होगा, नहीं तो आपका कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी के साथ। इस बात का वो ध्यान रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, जी। बहुत अच्छी बात